हेलो एवरीवन। मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 17 जो होता है ओवरव्यू ऑफ कस्टम एक्ट। ओवरव्यू ऑफ कस्टम एक्ट, इसमें भी क्या है, ओवरव्यू है। इसका मतलब हम इसे भी अभी हम इसका बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे चल के हम प्रोफेशनल में इसका भी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरव्यू। अब बात करते हैं कस्टम एक्ट आया क्यों, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो कस्टम एक्ट आया क्यों? सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सपोर्ट, कोई भी इंपोर्ट अगर करा जाता है तो उस पे क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है। उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जब भी हम कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी इंपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम में जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटी बोले जाती है। तो उसी के बारे में हम ये पढ़ेंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और वो पढ़ते आ रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अगर और भी वीडियो जैसे टैक्स, अभी हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, अभी फिर टैक्स की वीडियो आएगी, अब चालू हो गया तो अब आएगी ही आएगी। तो उसके लिए भी प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी। और शेयर करना ना भूले। जो जो पर्सन पढ़ रहा है, सीएस में है, वो जरूर उसे जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड को, अपने भाई को, किसी को भी आप किसी चैनल में आप शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ कस्टम ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है इम्पोज अंडर द कस्टम एक्ट फॉर्मुलेटेड इन 1962। ये हमारा क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो फॉर्मुलेटेड करा गया इन 1962। द कस्टम एक्ट 1962 इज द basic statute and which govern entry or exit of the different category of vessel, aircraft, goods, पैसेंजर एक्सेट्रा। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है या फिर गवर्न करता है, ये भी बात करें। कोई भी विशल, कोई भी जहाज, सिंपल सी बात है, पानी वाली जहाज होगी, वो शिप होगी, वो आती है या जाती है तब। कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी एयरप्लेन आता है जाता है जब, या फिर कोई भी गुड्स या पैसेंजर इन दोनों के द्वारा आता जाता है, तब भी हमारा ये कस्टम एक्ट 1962 एप्लीकेबल होता है या गवर्न करा जाता है। नाउ इनटू और outside the country, simple, the extend the whole of India and the save otherwise provided in this act, it apply also to any offense or contravention therein committed outside India by any person। सिंपल, ये कहा गया कि ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। उसके द्वारा, उसके अलावा कोई भी ऑफेंस होता है, कॉन्ट्रवेंशन करता है रिलेटेड टू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड, क्यों वो आउटसाइड इंडिया कर जाओ, बाय द पर्सन, बाय द एनी पर्सन, उसे वहां पर भी ये एप्लीकेबल होता है कस्टम एक्ट 1962। नाउ द कस्टम एक्ट 1960 नॉट ओनली रेगुलेट द लिव इन कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। जरूरी नहीं है कि कहाँ टैक्स लगाना है, कितना लगना है या फिर कलेक्ट करना है उसी पे एप्लीकेबल हो, बट आल्सो द सर्वर equally important purpose like regulation of import and export, protection of domestic industry, prevention of smuggling, conservation and augmentation of the foreign exchange। यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग के लिए, और कंजर्वेशन एंड ऑगमेंशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तब भी ये एप्लीकेबल होता है। सिंपल। नाउ बात करते हैं रूल एंड रेगुलेशन की। डिफरेंट बिटवीन अ रूल एंड रेगुलेशन। पावर टू मेक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 और 157, जो रूल बनाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। जो रूल बनाए जाते हैं, जो कोई भी रूल्स होते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो कोई भी रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सीबीआईसी के द्वारा बनाए। कोई भी रेगुलेशन सीबीआईसी के द्वारा बनाए जाते हैं। पहला सेक्शन 156 में दिया गया है कि रूल जो भी बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाएंगे। रेगुलेशन 156 में 57 में दे रखा है कि कोई भी रेगुलेशन जो है वो सीबीआईसी के द्वारा बनाए जाएंगे। पर्पस टू सपोर्ट द एक्ट, टू सपोर्ट एक्ट एंड रूल। ये जो रूल्स है वो किसके लिए बनाया जाएगा? कि कोई भी हमारा जो एक्ट है, कस्टम एक्ट 1962 है, उसे सपोर्ट करने के लिए। और जो रेगुलेशन बनाया जाएगा, रूल्स को भी सपोर्ट करेगा और और कस्टम एक्ट को भी सपोर्ट करेगा। सिंपल। नाउ कंटेंट क्या क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए हो सकता है, चार्जेबिलिटी ऑफ एसेसरीज एंड रिपेयर्स, मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का हो सकता है, गुड मेंशन इन द शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट बट आइदर नॉट एक्सपोर्टेड एंड सब्सिक्वेंटली रिलेटेड, उन सब के लिए नहीं होता। नाउ द बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीजों के लिए करा जाता है। रेगुलेशन इन सब चीजों के लिए बन सकता है। नाउ आगे चलते हैं।
कुछ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा उसे हमें याद करके चलना है। सिंपल ना, अब जो बताऊंगा वो टिक लगा दूंगा, मेन कौन सा है वो बता दूंगा मैं आपको। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस अथॉरिटी competent टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट बट डज नॉट इंक्लूड बोर्ड और कमिश्नर अपील और अपील ट्रिब्यूनल। सिंपल सी बात है, बोर्ड हमने जो डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है, बोर्ड पढ़ा है, कमिश्नर अपील और अपील ट्रिब्यूनल पढ़ा है, वो छोड़ के कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो लायक हो, कंपिटेंट हो टू पास एनी ऑर्डर डिसीजन अंडर दिस एक्ट, वो हमारी क्या कहलाएगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहलाएगी। नाउ असेसमेंट, सेक्शन 220, सॉरी, section 2 clause 2, determination of dutiability of any goods or amount of duty, tax, cess or any other sums so payable if any under this act or under the tariff act 1972 or under any other law for time being in force and include provision, assessment, self assessment, reassessment and any assessment in which duty is named। सिंपल सी बात कहेगी, असेसमेंट मतलब पता चल गया कि हमें चेक करना है, एक तरफ से क्या बोला जाएगा कि चेक करना कि कितने कुछ जो हमारा गुड्स है उस पर कितना टैक्स लगेगा, कितने अमाउंट का लगेगा, कितने परसेंट लगेगा, उसे असेसमेंट कहा जाता है। असेसमेंट भी बहुत सारे हो गए यहाँ पे, प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, रीअसेसमेंट हो गया। नाउ बैगेज इंक्लूड अन a complaint baggage but does not include a motor vehicle। कोई भी बैगेज मगर क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मोटर व्हीकल को उस समय क्या बोलेंगे, बैगेज बोलेंगे। कन्वेंस इंक्लूडिंग व्हीसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, व्हीकल हो गया, ये हमारे कन्वेंस में आता है। कस्टम एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन या वेयर हाउस एंड इंक्लूड एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड आर ऑर्डिनरी केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय द कस्टम अथॉरिटी। इसका मतलब मान लिया जाए ये जगह, ठीक है, ये समुद्र हो गया, ठीक है, समुद्र से कोई भी शिप से कोई भी सामान आया, यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया गया, तो ये हमारा क्या कस्टम एरिया हो गया, कस्टम एरिया हो गया। अब यहाँ से जो भी सामान आएगा बिफोर द क्लियरेंस बाय द कस्टम अथॉरिटी के क्लियरेंस के बाद ही जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कस्टम एरिया बोलेंगे। याद रख लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 9 पहला है डेफिनेशन। दूसरा, कस्टम पोर्ट, section 2 clause 12, any port appointed under clause A of section 7 to be custom port and include place appointed under clause AA of the section to an inland container depot। अभी आगे चल के पता चला है कस्टम पोर्ट जैसे ये एरिया हो गया वैसे ही कस्टम पोर्ट भी होते हैं, ठीक है। नाउ कस्टम स्टेशन, सिंपल सी बात कहेगी, एनी कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फोन पोस्ट और ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे कस्टम स्टेशन कहलाते हैं। ड्यूटीएबल गुड्स, एनी गुड्स विच आर चार्जेबल ड्यूटी एंड विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, उसे भी हम क्या बोलेंगे, ड्यूटीएबल गुड। जिस पर चार्ज लग रहा है, जिस पर चार्ज लग रहा है मगर अभी तक पे नहीं करा गया, वो भी ड्यूटीएबल गुड्स में इंक्लूड करा जाएगा। ड्यूटी मीन्स ड्यूटी ऑफ कस्टम लिव्ड अंडर दिस एक्ट। ड्यूटी मतलब एक तरह का टैक्स होता है, तो क्या बोला, ड्यूटी मीन्स ड्यूटी ऑफ कस्टम लिव्ड अंडर दिस एक्ट। एक्सपोर्ट हमें पता है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड, एनी गुड विच आर टेकन आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स at any time between their entry for export and the time when they are exported, include any owner, beneficial owner, any person holding himself out to be on the exporter। सिंपल सी बात करिए, कोई भी पर्सन जो सामान बाहर भेज रहा है, सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्टर बोलेंगे। नाउ दूसरा सेक्शन, फॉरेन गोइंग विशल एयरक्राफ्ट स्टेशन, विशल aircraft for the carriage of good passenger between any port or airport in India and any port or airport outside India, whether touching any intermediary location or not, and include any naval vessel of any foreign government taking part in the any naval exercise, any vessel engaged in the fishing or any other operation outside the territorial water of India, or any vessel or aircraft proceeding to place outside India for any purpose whatsoever, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन गोइंग विसल कहेंगे या फिर एयरक्राफ्ट कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 16। सिंपल। नाउ गुड्स में यहाँ पे एक चीज गौर करी जाएगी, गुड्स इंक्लूडिंग विशल एयरक्राफ्ट, व्हीकल, स्टोर्स बैगेज हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 22 है ये। और करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखा जाएगा करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करा गया गुड्स में। गुड्स के जब डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर द गुड्स एक्ट, ठीक है।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसमें नहीं दिया रहता है, तो करेंसी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है किसमें, गुड्स में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 22। ठीक है, ये भी डेफिनेशन हमें याद करने वाली है। इंपोर्ट पता ही है आपको, इंपोर्ट रिपोर्ट भी पता है। ठीक है, इंपोर्ट गुड्स भी पड़ता है, इंपोर्टर जो इंपोर्ट करता है उसे इंपोर्टर बोलते हैं। इंडिया इंक्लूड टाइटल वाटर ऑफ इंडिया, वो भी हमें करेंगे। अब टाइटल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम बहुत कंफ्यूजन है कि यहाँ पे टाइटल वाटर ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, टाइटल वाटर ऑफ एक्सटेंड 12 नॉटिकल माइल्स। अब मान ले जाए जो हमारा भारत है, ठीक है, वो ऐसे है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है जो हमारा पानी में है, वाटर में है, ठीक है, समुद्र में, वो हिस्सा, तो ये है जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, कोस्ट 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 बेस लाइन बोलते हैं, इसे हम कोस्ट बेस लाइन बोलते हैं। तो यहां से 12, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स यहां तक, मान ले जाइए यहां तक कहीं भी 12 नॉटिकल माइल्स, यहां तक हम क्या बोलेंगे, उसे इंडिया बोलेंगे। ये पानी होता है पूरा, ठीक है, ये पानी है। यहां से 12 तक हम क्या बोलेंगे, उसे इंडिया में इंक्लूड करे जाएगा। इंडियन कस्टम वाटर कहां तक है, द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू सी अप टू लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 है, यहां से 200 नॉटिकल माइल्स 24 लेंगे हम, ठीक है। तो कंटेनिंग सेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अदर मेंटेन जोन भी आ जाएगा, ठीक है। लिमिट दी हुई है इन सब चीजों की। तो आपको समझ आ गया कि टाइटल वाटर कहां तक है, ठीक है। टाइटल वाटर कहां तक है, यहाँ पे ये रहा हमारा भारत, यहाँ से पानी का पूरा लेके यहाँ अगर जहां तक ये 12 नॉटिकल माइल तक जाता है, उसे हम क्या करेंगे, वो हमारा इंडिया में इंक्लूड करा जाएगा अकॉर्डिंग टू टू टॉसिस है। और टाइटल वाटर कहां तक के, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। जो ये बेस लाइन है यहाँ तक 12 तक हमारा क्या कहलाएगा, टाइटल वाटर कहलाएगा। सिंपल ना। इंडिया कस्टम वाटर, जो इंडियन कस्टम वाटर है वो कहां तक हो गया, अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। इट मींस एरिया एक्सटेंड अप टू 12 माइल्स बियॉन्ड द टाइटल वाटर। जितना टाइटल वाटर 12, इससे 12 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टम कस्टम, इंडियन कस्टम वाटर हो जाएगा। मगर जब 12 तक ही रहेंगे तो वो हमारा क्या होगा, टाइटल वाटर ऑफ इंडिया कहलाएगा। सिंपल नाउ आगे चलते हैं। दो चीज याद रखेंगे, पहला क्या, टाइटल वाटर कहां तक है, 12 नॉटिकल माइल्स, और इंडियन कस्टम वाटर कहां तक है, 24 नॉटिकल माइल्स। दोनों चीज हम याद रख करके चलेंगे। पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31 मींस इन रिलेशन टू विसल द मास्टर ऑफ विसल। रिलेशन टू, अगर कोई भी विशल है उस रिलेशन टू मास्टर जो उस विशल को चला रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पर्सन इन चार्ज। एयरक्राफ्ट है तो कमांडर और पायलट इन चार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट, वो हमारे पर्सन इन चार्ज कराएंगे। रिलेशन टू रेलवे ट्रेन है तो कंडक्टर, गार्ड और पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, वो हमारे क्या कहलाएंगे, पर्सन इन चार्ज कहलाएंगे। रिलेशन टू एनी अदर कन्वेंस, अगर मान लिया जाए एयरक्राफ्ट नहीं है, विशल नहीं है, फिर रेलवे नहीं है, तो रिलेटेड कोई भी अगर कन्वेंस है तो ड्राइवर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस वो हमारे क्या कहलाएंगे, पर्सन इन चार्ज कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31। नाउ प्रोहिबिटेड गुड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 30, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। एनी गुड्स the import or export of which is prohibited by the custom act or the any law for timing in force but does not include any goods in respect of which conditions subject to which good are permitted to import export have complied। सिंपल सी बात कहेगी कि कोई भी गुड जो मना करा गया है कि वो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा, उन्हें प्रोहिबिटेड गुड्स कहा जाता है। स्मगलिंग, सिंपल सी बात है, आपको आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी पता है स्मगलिंग किसे कहते हैं। एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच इज अंडर रेंडर सच अ गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 11 111 टू 113 तक उसे हम स्मगलिंग कहा जाता है। वेयरहाउस, अ पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 51 57 और प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंस अंडर 58 और स्पेशल वेयरहाउस 58 है। वेयरहाउस को मतलब पता है कि जहां गुड्स रखे जाते हैं बिफोर द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। बिफोर माना कि कोई शिप जैसे यहाँ है, इस शिप से यहाँ पे ये वेयर हाउस है, यहाँ पे सामान रख दिए गए कुछ दिन के लिए, तो ये जो सामान रखे गए वेयर हाउस कहलाते हैं। वेयर हाउस गुड्स डिपॉजिट इन द वेयर हाउस, वेयर हाउस गुड्स कहा जाता है। नाउ आगे चले, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं levy an exemption from the custom duty, levy of an exemption from the custom duty would become liable for import and export duty when goods are imported into India or exported out of India।
कोई भी गुड्स कब लायबल हो जाते हैं टैक्स के लिए, ड्यूटी के लिए कब लायबल हो जाते हैं, कभी भी जो गुड्स इंपोर्टेड हो रहे हैं या फिर एक्सपोर्टेड हो रहे हैं तब वो लायबल हो जाते हैं फॉर द ड्यूटी। नाउ levy, it is the stage where the declaration of such liability is made and the person or property in respect of which the duty is levied is identified। ये लेवी क्या कहलाती है? ये एक स्टेज है, माना कहा जाता है ना टाइम आ गया तुम्हारा टैक्स भरने का, तो वो एक स्टेज है जहां पर एक पर्सन लायबल हो जाता है फॉर द पेइंग ऑफ ड्यूटी। सिंपल। If the central government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification of official gazette exempt generally, either absolutely or subject to such condition precedents as may be specified such a notification goods or specific description from whole or any part of the custom duty levied thereon. Exemption notification cannot be withdrawn and duty cannot be demanded with the respective method। सिंपल सी बात कहेगी, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो कभी भी किसी भी गुड्स को एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द पेइंग ऑफ ड्यूटी। सिंपल। नाउ हर एक टैक्स में हमने पढ़ा है कि चार्जिंग सेक्शन होता है। हर एक टैक्स में जैसे हमने पढ़ा है कि चार्जिंग सेक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे सेक्शन 5 दे रखा है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। ये द चार्जिंग सेक्शन क्या है? ये चार्जिंग section है which is the basic for the levy of tax as per the section 12 custom duty is imposed on goods imported into or exported outside India as per the rate provided in the custom tariff act। हमारा कस्टम एक्ट जो है, ये कस्टम एक्ट जो है वो किस लिए बताया गया कि कब टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा और किन गुड्स पे लगेगा, मगर जो रेट दे रखे हैं किसमें दे रखे हैं? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 or any other law for time being in force। This can be analyzed as follow: custom duty is levied on goods where such goods are imported या फिर exported out of India, if is subject to other provision of this act or any other law। The rate of basic custom duty are specified in the tariff act, custom tariff act 1975 or any other law। Even goods belonging to government are subject to levy and though they may be exempted by the notification। क्यों ना कोई भी गुड्स रिलेटेड हो किसी गवर्नमेंट से, तभी वो टैक्स के लायबल होगा जब तक वो किसी नोटिफिकेशन द्वारा एग्जाम्प्ट नहीं हो जाता। सिंपल। अब बात करते हैं कस्टम एक्ट 1975। दो शेड्यूल दिए हुए हैं। पहला शेड्यूल 1 होता है इंपोर्ट टैरिफ के लिए, शेड्यूल 2 होता है एक्सपोर्ट टैरिफ के लिए। याद रख लेंगे इन्हें। शेड्यूल 1 किसके लिए होता है? इंपोर्ट के लिए। शेड्यूल 2 किसके लिए होता है? एक्सपोर्ट के लिए। याद रखेंगे किसके लिए? शेड्यूल 1 होता है इंपोर्ट टैरिफ के लिए, ठीक है, और शेड्यूल 2 किसके लिए होता है? एक्सपोर्ट टैरिफ के लिए। नाउ आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी, कितने प्रकार के कस्टम ड्यूटी होते हैं, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के कस्टम ड्यूटी होते हैं ये भी, और कहाँ लगते हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। पहले क्या आता है? BCD, इसका मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, शुरुआती सबसे कस्टम ड्यूटी शुरुआत में जो लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, लीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 14। सिंपल। जो वैल्यू लगी है, जो वैल्यू सबसे शुरुआत में कैलकुलेट करी गई, डिटरमाइन करी गई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, उस पर लगती है, ठीक है, परसेंटेज भी लगती है। नाउ कुड बी लिव्ड स्टैंडर्ड या फिर प्रिफरेंशियल रेट। क्या? या तो स्टैंडर्ड, ये तो बताया गया हुआ है सिंपल कि कितने परसेंट से लगेगा, या फिर कोई किसी द्वारा गुड्स गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड करा गया हो कि इतने रेट पे लगेगा ये। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिफरेंशियल एरिया एज में बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उस पे उसका अलग होता है कि कितने परसेंट हमारा क्या लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। ऑनर्स इज 1% honor to be substantiated with the supporting evidence that good are chargeable with the preferential rate of duty। जब हम प्रेफरेंशियल रेट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्या कर, अरे सॉरी, ऑनर क्या करेगा? एक सपोर्टिंग एविडेंस देगा कि हाँ वो जो प्रेफरेंशियल रेट लगेगा और तभी लगेगा कि जब वो प्रेफरेंशियल एरिया से लाया गया होगा गुड्स जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड करा गया है। नाउ एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी इसका मतलब ये लगेगी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगेगी? इट इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन लाइक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। ये क्या है? इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है किस पे? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस इन इंडिया under the GST regime। This duty is summed under the GST and additional duty IGST is payable on the assessable value plus basic custom duty। अब एडिशनल ड्यूटी क्या करा गया? जब GST आया तो उसे सम कर दिया गया
जीएसटी के अंदर। इसका मतलब अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगती। सिंपल। मगर in case of alcoholic liquor for human consumption is imported into India, the same is still under the state excise, which is not been summoned under the GST. Therefore, IGST not live. मगर कोई भी alcoholic liquor for human consumption अगर import होती है तो उस पे अभी भी state excise और additional custom duty लगते हैं। Simple. Now, in case any inward taxable supply are in nature of the imported goods which have been taxed and have been consumed in the manufacturing of outward taxable supply, input tax is available to the extent of IGST paid. Simple. और कोई भी inward taxable supply हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं इन इंडिया, वो इनवर्ड है मतलब उसका मतलब हम उस सामान से कोई आउटपुट सप्लाई बनाएंगे तो वहां पे हमें आईटीसी मिलेगा एक्सटेंड आईजीएसटी पेड तक। सिंपल। एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इट इज यू लिव टू ऑफसेट द सेल टैक्स और वेट। इन सबको ऑफसेट करने के लिए लगाया जाता है। हाउएवर दिस हैज नाउ बीन सबमिटेड अंडर द जीएसटी एंड एज लिव्ड ओनली द इंपोर्टेड गुड फॉर द विच इज नॉट एप्लीकेबल, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब इस एडिशनल ड्यूटी, अब हमने ये पढ़ा कि जो सिंपल सी बात है, अभी जितने भी अब गुड्स आते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगती, किसे छोड़ के, अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वैसे ही स्पेशल और एडिशनल ड्यूटी जो लगती है वो अभी भी उसे जीएसटी के अंदर ला दिया गया है, मगर अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वो लगती है एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगती है। ये याद करके चलेंगे जहां जहां मैं बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे बताया बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने लगते हैं, 10%। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन द एसेसेबल वैल्यू प्लस जितना हमारा वैल्यू, मान लिया 10% हमारा एसेसेबल वैल्यू है, इस बार मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लगाया 10%। क्या हमारे लगाया एट द रेट 10%, तो कितना होगा 11। अब इस पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है, ठीक है। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी 4% ऑन द, किस पे ऑन लगेगी, बीसीडी पे। इसका मतलब काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सॉरी बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी प्लस सेल्स, इन सब पे कितना लगेगा 4% लगेगा। नाउ अब क्या कर दिया गया है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी को जीएसटी में सम कर दिया गया। ओनली बीसीडी इज एप्लीकेबल और जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द अवेलेबल एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी। सिंपल। आगे चलते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर नाउ सम subject to IGST and not the CVT or special additional duty. However, petroleum is outside the scope of GST, इसलिए अभी भी इस पे countervailing duty और special duty अभी भी लगती है। IGST now payable on the assessable value plus the basic custom duty। और IGST जो जिस प्रोडक्ट पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी नहीं लगती, ठीक है, उस पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। वो क्या होता है, असेसेबल वैल्यू प्लस द बेसिक कस्टम ड्यूटी। As per the section 3 subsection 7 custom tariff act, any article which is imported into India shall, in addition to be liable to integrated tax as such rate is lived under section 5 of integrated tax service tax on the like article it's apply in India on the value of imported article as it determined under the सेक्शन 3(8) सबसेक्शन कस्टम टैरिफ एक्ट। इसका मतलब कोई भी गुड्स अगर इंडिया में आता है, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 5 में आईजीएसटी एक्ट जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी इंपोर्ट हो रहा है, कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उस पे क्या आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, उस पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो आईजीएसटी जो लगता है वो किस पे लगता है, बेसिक असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, इन दोनों को जोड़ के जितना, इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना अमाउंट आता है उस पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन से सबको पता है, एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल इन एडिशन बी लायबल टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेट एट सच रेट एज लिव्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन और टू स्टेट एक्ट। ठीक है, हमने बता दिया कि पान मसाला हो गया, एरेटेड वाटर हो गया, कोको कोला हो गया, ठीक है, फिर से आपका अल्कोहलिक हो गया, सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, हुक्का हो गया, इन सब पे क्या लगता है, जीएसटी कंपनसेशन लेसेस लगता है। तो वही चीज है, सिंपल। प्रोटेक्टिव, ये याद रखना है सबको, ये डेफिनेशन थोड़ी ऊपर ऊपर जो भी है वो याद करके चलना है, ठीक है। नाउ प्रोटेक्टिव ड्यूटी इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनी इंडस्ट्री सप्लाइज इन इंडिया, ड्यूटी में बी इम्पोज ऑन इंपोर्टेड गुड्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। सिंपल सी बात कहेगी कि अगर हमारी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडिया की इंडस्ट्री को अगर नुकसान हो रहा है, अगर किसी भी इंडिया के इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। सिंपल।
सेफगार्ड ड्यूटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी ऑन द स्पेसिफिक इंपोर्टेड गुड्स, किस पे, स्पेसिफिक इंपोर्टेड गुड्स, इट इज if it is of the opinion that the goods are being imported in the large scale and they are causing injury to industry in the India। अब सेफगार्ड ड्यूटी कब लगती है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करा जा रहा है इंडिया में, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करा जा रहा है और ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लार्ज स्केल में इंपोर्ट करा जा रहा है, जिससे क्या होगा कि हमारे इंडिया के इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होने की चांसेस होती है। तो हम क्या लगता है, सेफगार्ड ड्यूटी लगा जाता है, तब क्या लगता है, सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाता है ना। अब बात करते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन द subsidized article where any country or territory pay bestows directly or indirectly any subsidy upon the manufacturing or production therein or exportation therefrom any of the article including any subsidy on transportation of such article, then the central government may by the notification officer impose countervailing duty। सिंपल, countervailing duty इन आर्टिकल पे लगाया जा सकता है। Now, anti-dumping duty on the dumped article, where any article exported by exporter or producer from any country or territory to India at the less than normal value, कितने, जितना का नॉर्मल वैल्यू उससे कम पे कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करा जा रहा है, ठीक है, then upon the importation of such article into India, the central government may by notification impose anti-dumping duty। सिंपल, ये हमें याद करके चलना है। ना डायग्राम दे रखा है कौन कौन सी चीजें जो है आईजीएसटी के अंदर सम हो गई है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी आईजीएसटी के अंदर आईजीएसटी के अंदर आ गई है, जीएसटी के अंदर सम कर दी गई, मगर बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, फिर से ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, जीएसटी कंपनसेशन प्रोडक्ट या सेफगार्ड ड्यूटी अभी भी अलग है, ये अलग से अभी भी लगाए जाते हैं। नाउ सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, social welfare surcharge on imported goods according to section 110 of finance act 2018 with effect from the 2 to 2019। याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 110 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2018, कौन सा, फाइनेंस एक्ट 2000, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कस्टम लीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन ऑन गुड्स स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल, किसमें, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सिंपल सी बात कहिए, याद है फर्स्ट शेड्यूल किस लिए होता था, इंपोर्ट के लिए, तो जो भी कोई भी इंपोर्टेड गुड्स हो रहा है वहां पे सोशल वेलफेयर चार्ज लगाया जा सकता है। इट इज लीव्ड 10% on the aggregate of the duty tax says which are levied and collected by the central government under section 12 of the custom act 1962। it is a not applicable safeguard duty, countervailing duty, anti-dumping duty, GST and ST compensation सेल्स। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी इंपोर्टेड गुड्स लाया जा रहा है, कोई भी इंपोर्टेड गुड्स लाया जा रहा है, उस पर 10% लगता है सोशल वेलफेयर चार्ज, ठीक है। Now, road and infrastructure says imported goods according to section 111, it is levied as ड्यूटी ऑफ कस्टम 8 रुपीज पर लीटर। क्या दिमाग में क्या से रख के चलना है, 8 रुपीज पर लीटर, क्या है, 8 रुपीज पर लीटर ऑन मोटर स्प्रिट, पेट्रोल, हाई डीजल, ठीक है, इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कोई भी मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल अगर इंपोर्ट करी जा रही है इंडिया में, तो उस पर 8 रुपए पर लीटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगेगा, कितना, 8 रुपए पर लीटर। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सेज फाइनेंस एक्ट 2020, जब से कोरोना है इसका इंट्रोडक्शन करा गया। सिंपल, इम्पोज हेल्थ सेज ऑन इंपोर्ट ऑफ मेडिकल इनपुट, कोई भी हमारे बाहर देश से कोई भी इंपोर्ट करा जा रहा है इंडिया में, of classified four schedule for the augmenting and financing health infrastructure related service। साइलेंट फीचर एप्लीकेबल कितने रेट से होगा, 5% ऑफ एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट को, जितना हमारा एसेसिबल वैल्यू होगा उस पे लगेगा 5% है। मेडिकल डिवाइस विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू हेल्थ सेज, कोई भी मेडिकल डिवाइस जिस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती उस पे भी हेल्थ सेज नहीं लगेगा। क्रेडिट ऑफ हेल्थ सेज इज नॉट अवेलेबल टू इम्पोर्टेड, और क्रेडिट नहीं मिलेगा जो हेल्थ सेज से लिया गया है। सिंपल। नाउ आगे चलते हैं,
तीन चीजें याद रखना, 10% याद रखना, 8 रुपए पर लीटर याद रखना और 5% याद रखना। सिंपल। क्लासिफिकेशन एवेल्युएशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। Classification enable the category of goods into groups or subgroup in order to apply a single rate of duty on the each group subgroup. This classification is based on the concept of the harmonized system of nomenclature. हर गुड्स का एक अलग अलग कैटेगरी होता है, उस गुड्स पर कितना रेट लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सब बताया गया होता है। सिंपल। नाउ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ nomenclature is an internationally accepted coding system है, and the same was formulated and thereby enunciated under the General Agreement on Tariff and Trade, international level HSN. Classify the good is a 6 digit coding system, but India follow 8 digit। यहाँ से याद रखना है कि जो हमारा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या कोड है वो कितने का होता है, इंटरनेशनल लेवल पे 6 का होता है, मगर इंडिया में कितने का होता है, 8 digit का होता है। व्हेन फर्स्ट 2 digit रिप्रेजेंट चैप्टर नंबर, क्या पहले फर्स्ट 2 digit क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चैप्टर नंबर। दूसरे नेक्स्ट 2 digit रिप्रेजेंट करते हैं हेडिंग नंबर, नेक्स्ट 2 digit सब हेडिंग नंबर, लास्ट 2 digit प्रोडक्ट कोड रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे 8 नंबर के डिजिट होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल अंडर कस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट में डाल लेना, मोस्ट ऑफ दी हर टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। रूल भी याद करके चलना है। जनरल रूल ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन, सबसे पहला रूल 1। The essence of this rule is that their reference to rule may be made in case of ambiguity. That is, a reference to 6 rule of interpretation not required when the classification of good is possible on the basis of description in the heading or subheading. Simple सी बात कही, जनरल रूल यही है कि अगर क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से हो जा रहा है on the basis of description of the goods, तो हमें आगे के रूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जनरल रूल है, जनरल रूल क्या है कि जो सामने पता चल जा रहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा गुड किस हेडिंग में आ रहा है, तो हमें जरूरत ही नहीं है कोई क्लासिफिकेशन की, सिंपल तरीके से अकॉर्डिंग टू रूल 1 के तहत हम कर दिया जाएगा। मगर अनफिनिश आर्टिकल हो या फिर अनफिनिश मिक्सचर हो, रूल 2, any reference in heading to an article shall be deemed to be include to reference to that article in unfinished stage। याद रखेंगे, कोई चीज पॉइंट याद करवा रहा हूं, ध्यान से देना। अनफिनिश्ड स्टेज, ठीक है, हेडिंग टू आर्टिकल, दो चीजें यहाँ पे देखेंगे। एनी रेफरेंस टू हेडिंग टू आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड रेफरेंस टू आर्टिकल इन अनफिनिश्ड stage to a long present stage। incomplete article exhibition essential character of that article is incomplete or finished। जैसे car window tires or without seat would be still constructed as a car but not car without engine। अब हमने क्या कहा कि जो फिनिश नहीं है, मान लिया जाए यहाँ पे टायर रखे हुए, ठीक है, टायर से रिलेटेड सीट कवर रखे हुए, ठीक है, सीट कवर रखे हुए, तो ये क्या है, ये रिलेटेड है, किससे, कार से रिलेटेड है। तो कार विदाउट टायर विदाउट सीट वुड बी स्टिल कंस्ट्रक्टेड एज अ कार। सी, अगर कार टायर नहीं है, विदाउट सीट नहीं है, तो क्या कहे जाएंगे, अभी भी कार कहे जाएंगे, ठीक है। मगर अगर कार में इंजन ही नहीं है तो वो इंजन कार ही नहीं है। मेन तो चीज कार का वही है ना, कार का तो मेन चीज इंजन ही है। तो इसलिए कहा गया कि अनफिनिश्ड आर्टिकल को हम अलग रखेंगे क्योंकि अलग वो रिलेटेड नहीं है। सिंपल। रिफरेंस इन हेडिंग टू मटेरियल सब्सटेंस, यहाँ पे हेडिंग ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हेडिंग ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। Substance shall be deemed to be include a reference to mixture and combination of that material substance which are or other material substance। सिंपल सी बात करें, नेचुरल रबर वुड बी इंक्लूड इन मिक्सचर विद द सिंथेटिक और अदर फॉर्म ऑफ रबर। अब नेचुरल रबर, अब कोई भी हमारे सिंथेटिक रबर है, ठीक है, नेचुरल रबर है, वो क्या हम उसकी अलग कैटेगरी नहीं बनाएंगे, उसकी अलग कैटेगरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो सिंथेटिक और अदर फॉर्म ऑफ रबर है वो नेचुरल रबर का मिक्सचर होता है, तो उसे उसी में इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। मिक्सचर भी हो गया और अनफिनिश्ड आर्टिकल भी हो गया, रूल 2। थर्ड में चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड अंडर द मोर देन वन हेडिंग अकॉर्डिंग टू रूल 3। ये याद है, स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, द गुड शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग व्हिच इज क्लोजेस्ट टू स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, क्लोजेस्ट टू स्पेसिफाइड
specific description. जैसे example, mint is not separately classified but classified should be tea as a product in the clauses to one of the heading tea. Mint is the only flavor. अगर हम mint tea जो हमारी है उसके लिए अलग से क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड, इसका मतलब टी से रिलेटेड, उसे टी के कैटेगरी में हम इंक्लूड कर दिया जाएंगे क्योंकि वो रिलेटेड है। मिंट जो है वो क्या है, एक फ्लेवर है, वो पूरा टी नहीं है। मिंट क्या है, फ्लेवर है, तो उसे हम क्या डालें, टी की कैटेगरी में डाला जाएगा। सिर्फ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के रिलेटेड ये क्लासिफिकेशन है। एसेंशियल कैरेक्टर, if composite goods cannot be classified as per rule 3a, then shall be classified on the basis of material substance that define the essential character. अब इन्होंने कहा गया कि कोई भी गुड्स, जो एक से ज्यादा गुड्स हैं, अगर वो अकॉर्डिंग टू 3a के नहीं हो पा रहे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, तो हम एसेंशियल कैरेक्टर देखेंगे। इफ वन इम्पोर्ट लिक्वर गिफ्ट सेट्स हैव बोथ लिक्वर एंड ग्लासेस, दोनों है, तो इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ लिक्वर एज द एसेंशियल कैरेक्टर क्या है, कंपोजिट का लिक्वर है, इसलिए हम उसे लिक्वर में डालेंगे, उसे क्लासेस में नहीं डालेंगे। ग्लास क्या है, उसकी एसेंशियली चीज है, पूरा तो वो मेन कैरेक्टर उसका लिक्वर है, तो उसे लिक्वर में ही डालेंगे। Later, the better principle, when goods can't classify 3A or 3B, the goods would be the classified under heading that appear the last in numerical order among those which are equally in merit concentration. सिंपल सी बात कहेगी कि जो आसपास मिलते हैं, जो आसपास मिलता है उसमें हम डाल देंगे, अगर वो 3A या फिर 3A और 3B को नहीं एप्लीकेबल होते। जैसे गिफ्ट सेट है जिसमें सॉक्स दिया, टाई दिया, कैन बी क्लासिफाइड अंडर एनी ऑफ द अबव रूल, देयरफॉर शुड बी क्लासिफाइड एज अ टाई अलग और ओवर सॉक्स अलग। सिंपल। नाउ अब बात करते हैं अकीन। इसका मतलब अकीन मतलब क्या होता है, सिमिलर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रूल 4। This rule is state that goods which cannot be classified according to 1, 2, 3 shall be classified under the heading which include goods that are most akin या फिर is similar. For example, anti-glare film used for the car window, Venten blind, blends, or all of these are not separately classified. They would be classified under the heading of the builder where the plastic as the closer these fit to into. Simple. हम क्या सिमिलर की बात करेंगे, जो उसके आसपास मिलता, अगर 1, 2 एप्लीकेबल नहीं हो रहा, 3 भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो हम कौन सा अकीन प्रिंसिपल, जो सिमिलर प्रिंसिपल है, उस पर एप्लीकेबल करेंगे। जो हमारा उसके आसपास मिलता हो उसमें हम उस गुड्स को क्लासिफाई कर देंगे। केस और कंटेनर फॉर पैकेजिंग ऑफ गुड्स, सिंपल सी बात कही गई कि मान लिया जाए अलग से हम क्या केस भी बनाते हैं, ठीक है, पैकेजिंग भी बनाते हैं। जैसे गुड्स विच आर नेचर ऑफ कंटेनर packaging such as the necklace box, camera cases, musical instrument cases will be classified the specific article which are generally sold within this package. अगर हमारा जो कैमरा है, वो किसी बॉक्स के अंदर है, तो जो बॉक्स है उसे हम अलग से क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, वो कैमरे में ही क्लासिफिकेशन कर दे, मान लिया जाएगा वो कैमरे का ही एक हिस्सा है। सबहेडिंग द सेम लेबल आर कंपेरेबल। नाउ ये हमारे 5 रूल याद रख के चलना है। वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कैसी करी जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी बीइंग विद द डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, हमें पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू पता करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड द प्राइस paid or payable as a consideration in case of transaction between related parties. Sale transaction would be examined and ascertain the influence of relationship on the declared value and whether the same could be accepted as a transaction value. सिंपल सी बात है, पेड करने वाले या पेबल करने वाले वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगा। रिलेटेड पर्सन ये आपको पता है। वैल्यूएशन रूल नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज आपने अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।